कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर। बिल दोबारा मंजूरी के लिए सेनेट को भिजवा दिया गया। तहरीक के हक में 231 वोट आए, 4 मेंबरान ने तहरीक की मुखालफत में वोट दिया। अपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट। सदर मुमलिकत गवर्नर्स को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना देने की तरामीम मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे, जिसके बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर, एडमिरल ऑफ नेवी फ्लीट के रैंक्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। वाना और इस्लामाबाद कचहरी वाक़ियात में भारत मुलव्विस है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आज ऐवान ने यकजहती और कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही है। वाना कॉलेज पर हमले में अफगान भी शामिल थे। इस्लामाबाद कचहरी पर भी खुदकुश हमला किया गया। हम दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला करेंगे। सारी कड़ियाँ हिंदुस्तान से जाकर मिलती हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस्लामाबाद से लेकर केपी तक दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। कौम फितना खारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, आइंदा भी देंगे। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कोई भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक की क़ुव्वत है। हम फील्ड मार्शल के अहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम बाहमी मुशावरत और इत्तफाक राय से पास हुई। 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाले भी मानेंगे, ये बड़ी कामयाबी है। मोदी सरकार के मज़मूम इरादों का झूठा बयानिया भारतीय अवाम ने रद्द कर दिया। कहा, बिहार में इलेक्शन से पहले धमाका करवा दिया गया। धमाके से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो सकेगा। बिहार इलेक्शन के करीब एक और हमला बीजेपी का पुराना हथकंडा है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने दिल्ली धमाके के बाद तुर्की को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया में शाया होने वाले रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दिल्ली धमाके में मुलव्विस अफराद को तुर्की से लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जा रही थी। गोदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना गोदी मीडिया का वतीरा है। और मौसम नकवे की कोशिशें रंग ले आई। श्रीलंका टीम पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज जारी रखने पर आमादा। तमाम खिलाड़ियों ने वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी पर यह फैसला किया। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान में ही रहेंगे, सीरीज मुकम्मल करेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन बोर्ड के जराये के मुताबिक दौरा अधूरा छोड़ने वाले खिलाड़ी पर 2 साल की पाबंदी आयद की जाएगी। इससे काबिल श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर का कहना था कि खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। एक नया दिन, नई उम्मीदों और एक बार फिर अच्छी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले बात पाकिस्तान क्रिकेट की। जी हां, पाकिस्तान में क्रिकेट का सफर जारी है, रुकने वाला तो नहीं है। बिल्कुल फैसल, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान में कयाम जारी रखने का ऐलान सामने आ गया है और ये वाकई खुशाइंद खबर है। सिक्योरिटी खदशात की खबरों के बाद ये फैसला ना सिर्फ खेल बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद की भी जीत है। और यहाँ हमें ये कहना होगा, फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती एक बार फिर जीत गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान के बर वक्त इक़दामात ने भारतीय मीडिया की तमाम साजिशें और अफवाहें धूल में मिला दी। बिल्कुल, भारत की चालें नाकाम और पाकिस्तान का मैदान एक बार फिर आबाद। हमारे अवाम के लिए ये एक जबरदस्त लम्हा है। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे आगे चलकर। बिल्कुल, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जहां ने एक तारीखी पेशरफ्त की है। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है, जो कि एक बड़ा फैसला है। मुल्क के आईनी ढांचे और अदालती निज़ाम में नुमाया तब्दीलियों का सबब बनेगा। बिल्कुल फैसल, इस तरमीम के तहत आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब कई अहम आईनी ओहदों के हल्फ लेने के मिजाज होंगे और जजेस की रिटायरमेंट की हद अब जो है वो 68 साल मुकर्रर कर दी गई है। अच्छा, ये तब्दीलियाँ यकीनन पाकिस्तान के आईनी निज़ाम को नई समत देंगी।
हम आज अपनी मेहमान मारूफ तजियाकार अफसा कोमल के साथ इसी तरमीम के अहम नुकात और इसके सियासी असरात पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद जो तब्दीली आएगी उसको किस तरह से आप देख रही हैं, थोड़ा सा ये बताइए। और क्या आप समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर्स देना अदलिया को महदूद कर दिया है, या अदलिया ने जो है अपनी ताकत का बेदरिग इस्तेमाल किया था पास्ट में, अब उसको मुतवाज़न किया गया है? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए इसके ऊपर तो एक राय है जो बड़ी शिद्दत से सामने आ रही है। 27वीं तरमीम में अदलिया के हवाले से जो तब्दीलियाँ की गई हैं और उससे यही नज़र आता है कि अदलिया को, उसकी आज़ादी को इसका बहुत असर होगा उसके ऊपर, और उसको एक तरह से एग्जीक्यूटिव के हुकूमत के मातहत कर दिया गया है। इसके लिए बहुत सारे जवाज़ दिए गए। दोनों हुकूमती इत्तेहाद की जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसके ऊपर एक अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये अनफिनिश्ड एजेंडा था जिसको मुकम्मल किया गया है, लेकिन इसके ऊपर भी माहिरीन की बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। इस हवाले से भी हम देखते हैं कि जब माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त इसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ था तो उसका कॉन्टेक्स्ट इंटायरली डिफरेंट था। एक मुद्दत थी आइनी अदालत की जिसमें उसने काम करना था और उसका मकसद भी इंटायरली एक डिफरेंट हमें नज़र आता था। जो आमरीत के अदवार गुजरे थे उनमें किए गए फ़ैसलों को रिवर्स करना इसका उस वक्त मकसद था। लेकिन अब जिस टाइमिंग के एतबार से ये फ़ैसला किया गया आइनी अदालत का क़याम, इसको एक तरह से आला अदलिया के अंदर पहले से जो मौजूद डिवीज़न है उसको मज़ीद बढ़ाने के मुतरादिफ समझा जा रहा है। बहुत से लोग जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर, ख़ासकर जो तनकीदी तौर पर इसके ऊपर बात हो रही है, वो ये कहते हैं कि मामलात पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी से अब एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी की तरफ जा रहे हैं और इन जमातों ने उसके लिए रास्ता बनाया है। हमें आइंदा दिनों में ज़रूर ये देखना होगा कि आला अदलिया से इसका किस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। अभी तो कुछ चंद जज साहिबान की तरफ से जो ख़त लिखे गए हैं उसमें उनका हमें डिस्प्लेजर नज़र आता है, और ये बज़ाहिर जो चीफ़ जस्टिस का एक ओहदा होता है जिसकी एक अपना इख्तियार और अहमियत होती है, वो हमें लगता है कि अब कहीं एक तरह से वो पीछे रह गया है। और जो तमाम अदलिया का उनको चीफ़ जस्टिस उनको सरबराह तस्वुर किया जाता था, उनकी ये ओहदे की जो पोजीशन है वो एक तरह से 27वीं आइनी में जो तरमीम है उसमें अदलिया के हवाले से जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो हमें चैलेंज होती हुई नज़र आती है। अच्छा अफसा, वी ऑल नो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 की खालिक 18वीं तरमीम की मौजूद है। 27वीं तरमीम का दिफा करते हुए भी हमें नज़र आती है, मगर 8वीं तरमीम में तरमीम करने जैसे कि उस तरह की NFC की जब हम बात करते हैं उस तरह की कोई शिक पास करने के लिए भी वो बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आते। देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, 18वीं तरमीम या तमाम जो बातें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कही जाती हैं वो कई बार असूल की बुनियाद पर नहीं कही जा रही होती है, बल्कि वो जो है उसको मौके की मुनासबत से कहा जा रहा होता है। पीपल्स पार्टी ने यकीनन इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ही थे जिन्होंने रिवील किया इस बात को कि आखिरकार 27वीं तरमीम आने जा रही है अपने सोशल मीडिया पैगाम के ज़रिए, और फिर हम सब ने इसको डिबेट करना शुरू किया। लेकिन ख़ुद पीपल्स पार्टी में से भी इस पर एक इब्तदाई रद्द-ए-अमल रज़ा रब्बानी साहब का सामने आया था, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के आइन के हवाले से जब जो पोजीशन लेते हैं वो बड़ी अहमियत रखती है, और उन्होंने कहा था कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की एक कोशिश है। लेकिन इसके बाद NFC के हवाले से जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने ये ऐलान किया कि उसके हवाले से तो वो किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, लेकिन आइनी अदालत का क़याम इसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ जोड़ते हुए और साथ ही आर्टिकल 243 की उन्होंने कहा कि वो हिमायत करते हैं। तो बज़ाहिर नज़र आता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जो बात की जा रही है, क्योंकि ये जिस तरह हमने पहले बात की कि उसको एक उस वक्त जो ये फ़ैसला किया गया था वो एक कॉन्टेक्स्ट में किया गया था, इस वक्त जो किया जा रहा है उसमें महरक़ात और हालात व वाक़यात हमें बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। और इसको भी कंसिडर करना चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया में पहले से ही एक ऐसी तकसीम है और ऐसे तारीख़ी तौर पर मौक़िफ़ सामने आते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के ख़त के ज़रिए ये पहले सामने आया, मुदाखलत के हवाले से जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, और अभी भी तसलसल के साथ जज साहिबान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अदलिया को की जो आज़ादी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ये इल्ज़ामात उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब किया जा रहा है तो पीपल्स पार्टी का ये हवाला देना और ये जवाज़ देना कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इसमें कोई वज़न नहीं है। अच्छा अफसा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना दिया गया क्यों ज़रूरी था, और इस तरमीम में ऐसा क्या था जिससे आप समझती हैं कि अवाम के मसाइल में कुछ कमी वाक़ होगी?
जी, मैं समझती हूँ कि ताहयात इस्तिस्ना जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी ये तो तजवीज़ किया गया था, लेकिन वो ख़ुद इससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा मैं एक इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ। लेकिन ये वाकई ही एक बहुत अजीब सी बात दिखाई दी। जो बाकी सारी बातें हैं इस तरमीम में, जो दीगर शिकें हैं, उनसे तवज्जो हट गई और सारी बात ताहयात इस्तिस्ना की तरफ चली गई। और इसी तरह जो आर्टिकल 243 के तहत भी इस्तिस्ना की बात की गई है फील्ड मार्शल के ओहदे के लिए, मैं समझती हूँ कि आर्टिकल 243 के अंदर और बहुत सी अहम बातें थीं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, और उस पर लोग अब कायल भी हो सकते हैं। जो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ की गई हैं वो वक्त की मुनासबत से, उसकी अहमियत के हवाले से जो बात होनी थी वो डाइवर्ट होकर ताहयात इस्तिस्ना की तरफ चली गई। तो ये जो हुकूमत की तरफ से इसके अंदर ऐड किया गया है, पीपल्स पार्टी की अपने डिमांड पर सदर मुमलिकत के लिए ये ताहयात इस्तिस्ना दिया गया हो या फिर ख़ुद से हुकूमत की तरफ से दिया गया हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसने तमाम जो तरमीम है उसको एक तरह से मज़ीद कंट्रोवर्शियल भी बनाया है और तमाम जो डिबेट है उसको इस तरफ मोड़ दिया है। दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उसमें अहम ओहदे एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आते हैं, और इन ओहदों के ऊपर जो फायज़ लोग होते हैं वो अपने दौरे इक़्तिदार में भी जवाबदेह होते हैं, उनको इस किस्म का इस्तिस्ना हासिल नहीं होता है। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद सवालात उठेंगे, और जो इससे तासुर कायम हुआ है वो कोई अच्छा तासुर नहीं है। बहुत शुक्रिया अफसा, एंड आई थिंक राइटली पुट फॉरवर्ड जो बात है कि कम से कम किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट इतनी होनी चाहिए कि एवरीबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, सो दैट इट कट्स द कंट्रोवर्सी। मेरे ख्याल में तो वहाँ तक ये पॉइंट डेफिनेटली रेलेवेंट। डिबेट की आपने बात की तो कैबिनेट की आज मीटिंग बुलाई हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और 27वीं जो तरमीम है उसकी कुछ फ्रेश अमेंडमेंट्स हैं उन पे बात होगी। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं और बिलावल भुट्टो एक पेज पे इस तमाम तर चीज़ को लेके। अच्छा, और शादिया ना सिर्फ ये कि कुछ फ्रेश इस पे मामलात खड़े होंगे 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, बल्कि जो आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है वो सलामती के हवाले से भी बुलाई गई है, सिक्योरिटी के हवाले से भी बुलाई गई है। और हम देख रहे हैं कि जब से इस्लामाबाद में ये वाक़या हुआ है और जब से नई दिल्ली में वाक़या हुआ है, तब से भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त जहर उगल रहा है। चलिए ये तो एक चीज़, लेकिन कल जो है ना एक बहुत ही अहम चीज़ हुई है, और वो अहम चीज़ ये हुई है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनकी गैर कानूनी असलहे तक रसाई खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी है। ये पाकिस्तान ने इसको सामने लेकर आए। अक़वाम मुत्तहिदा में कल एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, और मुस्तकिल मंदूब जो है पाकिस्तान के आसिम इफ्तिखार, उन्होंने छोटे और हल्के असले से मुतालिक सलामती काउंसिल के मुबाहिसे से खिताब किया है। सादिया, अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद और मोहलिक हथियार दहशतगर्द गिरोहों के हाथों में जा रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते के अमन के लिए तशवीश का बाइस बनते जा रहे हैं। आसिम इफ्तिखार ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पास मुसद्दिका इतलात हैं कि अफगानिस्तान से गैर कानूनी हथियार पड़ोसी ममालिक में स्मगल किए जाते हैं, और ये हथियार अक्सर गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों, दहशतगर्द नेटवर्क्स और मुजरिमाना तंजीमों के हाथों में पहुंच जाते हैं, और उसके लिए ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है सादिया जो पाकिस्तान इसको लिफ्ट कर रहा है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है वो उसमें जो अंग्रेजी में साफ साफ लिखा है कि जो ट्रांजैक्शनल क्रिमिनल डायनामिक्स हैं वो ऑब्जर्व हुए हैं अफगानिस्तान में। खबरदार किया है पाकिस्तानी मंदूब ने कि ऐसे हथियारों का फैलाव इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को भी मुतासिर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड फैसल, भारत की शरपसंदी भी जारी है, और ऐसे में भारतीय सरपरस्ती में फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान का अमन सैबोटाज करने के दर पे हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बरादरी पर यह जोर दिया है कि बैनुल अक़वामी और इलाकाई अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है, एंड दिस शुड बी टेकन सीरियसली कि पाकिस्तान मुसलसल हर महाज पर एक जंग लड़ रहा है। अपने बॉर्डर से मज़ीद दहशतगर्दी अक्रॉस से बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी पर बात करेंगे सैयद मोहम्मद अली, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू वन मोर टाइम ऑन द शो। ऑब्वियसली हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो। यूनाइटेड नेशन में वन मोर टाइम एक वही बात जो तकरीबन जब से ये तालिबान रजीम आई है सामने रख दी गई है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर अफगानिस्तान से खतरा है, एंड वी वांट टू डील विद इट, लेकिन ये हथियार हमारे लिए मजीद खतरा बनते जा रहे वक्त के साथ। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम बात है, और इसका ताल्लुक़ जो है हालिया जो पाक अफ़गान मुज़ाकरात हुए हैं या जो कशीदगी हुई है उससे बराह रास्त है। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बेशतर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं
उसमें या तो बराह रास्त अफ़गान जो शहरी हैं वो मुलविस हैं, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, या फिर जो टीटीपी और दीगर बीएलए की भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, उसमें वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है जो कि जदीद नौइयत का है और मगरबी अफवाज जो हैं वो अफ़गानिस्तान में छोड़ के गई हैं। और इस मौके पे दिलाना चाहता हूँ कि ख़ुद ट्रंप इंतज़ामिया भी जब बरसरे इक़्तिदार आई तो उनके वज़ीर दिफ़ा ने एक बड़ा आला सतही इंक्वायरी ऑर्डर की पेंटागन के अंदर कि उन आला अफसरों को की निशानदही की जाए जिन्होंने इतने इर्रिस्पॉन्सिबल अंदाज में अमरीकी अफवाज के इनखला को प्लान किया था और हथियारों को यहाँ छोड़ा था, जो कि अब दोबारा से इस खित्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अमरीका को भी इसका एहसास है, पाकिस्तान तो इसका निशाना बन रहा है। और तीसरी बात जो इससे सबसे बड़ी और अहम साबित होती है वो ये है कि ये जो झूठा बयानिया है अफ़गान तालिबान का जनाब के जी टीटीपी जो है पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, तो फिर वो मगरबी असलहा जो कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजें छोड़ के गई हैं वो तो अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में होना चाहिए, वो फिर टीटीपी के पास कैसे होता है जब वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करती हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं और वो एक दूसरे की मुकम्मल तरह से मावनत कर रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि उनका तमाम तर असलहा उनको दस्तयाब है। अली साहब, जो आपने बात की, सवाल ये उठाए कि असलहा होना चाहिए रिजीम के पास और असलहा है टीटीपी के पास, ये कैसे? जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी एक पॉइंट रेज़ किया है कि सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास नहीं, बल्कि जो इराक़ की कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर हमारे यहाँ बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड, इन सब के पास है। सो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स द होल खित्ता, द होल रीजन जो इन हथियारों के फैलाव के ख़तरे से दो चार है। देखिए, आपने जिस रिपोर्ट की जानिब हवाला दिया, इस साल के शुरू में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बड़ी जामिया रिपोर्ट शाया की थी जिसमें ये बात साबित की गई थी कि अफ़गानिस्तान दोबारा से बदकिस्मती से इलाक़ाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन चुका है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बीएलए टीटीपी तो वो तंजीमें हैं जो कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला कर रही हैं, लेकिन उनका वाहिद जो हदफ है वो पाकिस्तान नहीं है। वहाँ पे ETIM भी मौजूद है जो कि चीनी मफादात को नुकसान पहुँचाना चाहती है। वहाँ पे IMU है जो कि सेंट्रल एशिया के ममालिक के ख़िलाफ़ सफ़ारा है। वहाँ पे जैशुल अदल है जो कि ईरान के ख़िलाफ़ सफ़ारा है। और वहाँ पे दाइश और अलकायदा भी हैं जो कि मगरबी ममालिक में भी जिनके हवाले से तशवीश पाई जाती है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये साबित करती है कि इस वक्त 4 साल गुजरने के बावजूद जो अफ़गान तालिबान हैं वो एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे अमन, तरक्की, खुशहाली का सफ़र तय करने के बजाय अभी तक एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं और दीगर आलमी और इलाकाई तंजीमों के साथ रवासे में इस्तवार भी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस पूरे खित्ते को दहशतगर्दी जो है उसके ख़तरे से दो चार कर रहे हैं। मोहम्मद साहब, एक अहम चीज़ जो 2 वाक़यात पाकिस्तान में पेश आए, एक वाना कैडेट वाला, एक इस्लामाबाद कचहरी वाला। कल हमने कौमी असम्बली में देखा वज़ीर आज़म ने फिर इस बात का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान किसी भी बैरूनी दहशतगर्दी का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता, हम किसी मुल्क को अलाउ नहीं कर सकते और हमें एक दफ़ा फिर से हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो लीडर्स जो हैं, वो एक पेज पर नज़र आए। वेयर आर वी स्टैंडिंग व्हेन वी से एज अ यूनाइटेड नेशन कि हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते? देखिए, 2 पहलू हैं। पहले तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है उसकी प्लानिंग और मकासद का जो चुनाव है वो भारत में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इबरतनाक शिकस्त जो है मई में खाई है पाकिस्तान के हाथों, तो अब उन्होंने यही फैसला किया है कि बराह रास्त वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और बहरिया और बरी फ़ौज से तो आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, तो वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। और वो अजीत दोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो रिकॉर्ड पर ये कह चुके हैं कि हम अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान पर हमला आवर होने के लिए। दूसरी बात ये है कि ये वो हक़ाइक़
हकायक हैं जो कि मैं समझता हूँ हमारे मीडिया को आपके ज़रिए से पाकिस्तान के तमाम मुखलिस पुरअमन और ज़िम्मेदार शहरियों के सामने रखना ज़रूरी है कि ये भारत की कोशिश है कि अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। तो हमने मिलकर इसको नाकाम बनाना है। ये सिर्फ फ़ौज का काम नहीं है, वफाकी हुकूमत का काम नहीं है। हमारी फ़ौज जो है बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। कल भी जिस तरह से उन्होंने इंतहाई प्रोफेशनल एक्सीलेंस और महारत और एहतियात के ज़रिए से सैकड़ों कैडेट्स की जान बचाई है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है APS जैसे बहुत अहम और बड़े सानहे से बच गया है और मैं इस पे खराज अकीदत पेश करता हूँ हमारी अफवाज को। लेकिन ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि सादगी में शायद उनसे अभी भी मुज़ाकरात की तवक्को रखते हैं कि ये वो सोच है खारजियों की जो कि आपके बच्चों को भी, आपके मासूम जो तालिब इल्म हैं उनको भी नहीं बख्शते और आप इनसे रहम की उम्मीद रखते हैं, आप इनसे मुज़ाकरात की उम्मीद रखते हैं। तो ये वाक़या जो है मैं चाहता हूँ जिस तरह APS ने हमारे पूरे मुल्क को मुत्तहिद किया था और गैल्वनाइज किया था, बहुत ज़रूरी है कि हम फ़ौज को खराज अकीदत पेश करें, लेकिन साथ ही साथ हम अपने सियासी और बाहमी इख्तलाफात को पसे पोश डालकर इस वक्त एक सीसा पिलाई हुई दीवार यानी कि एक बुनियादुल मंसूस बन जाएं और इस दहशतगर्दी के हर, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके फैसला कुन खात्मे के लिए रियासत, मुल्क और फ़ौज के साथ खड़े। अली साहब, जो आपने ये बात की बिल्कुल पर्टिनेंट है। मैं ज़रा आपको अप्रैल में ले जाऊँ वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, जहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट ये लिखता है कि जाफ़र एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ उसका जो वहाँ पे असलहा यूज़ हुआ वो वही था जो कि छोड़ा गया था अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान में। उस पर बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि M4A1 कार्बाइन राइफ़ल जो कि यूज़ करती थी अमेरिका अफ़गानिस्तान में, वो असलहा यूज़ हुआ जाफ़र एक्सप्रेस में। नाउ अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने ये दिखा दिया है कि अगर उनकी सलामती पे आँच आई तो वो यहीं से बैठे बैठे काबुल हो, कंदहार हो, अंगूर अड्डा हो, कहीं भी हो, वो ये सलाहियत रखता है कि वो वहाँ पे मार्जिनलाइज करे अपने दुश्मन को। लेकिन ये जो स्मॉल आर्म्स हैं जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हाउ टू हैंडल दिस? पाकिस्तान कैसे इसको खुद करे या फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जो उनका अपना प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन द इलिसिट ट्रेड इन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स है उसकी तरफ जाए, कैसे करें? एक वक्त उठाने की ज़रूरत है। हमें अपने मुल्क के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली उस पर बहुत कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और ये जो हम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानियों को वापस भेज रहे हैं, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि हम अपनी गली मोहल्ले और बाज़ारों को, स्कूलों को महफूज करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो पूरे पाकिस्तान में जितना भी असलहा मौजूद है उसको रिकॉर्ड पे लाएं और जो इलीगल है उसकी निशानदही करें और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसकी ट्रेडिंग, शेयरिंग या पोजेशन में, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। और तीसरा पहलू ये है कि सिफारती सतह पे हम जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात उठाई, ये उठाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमें दीगर इलाकाई ममालिक जिसमें ईरान, चीन और सेंट्रल एशिया के ममालिक शामिल हैं, उनके साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पर दबाव डालने की ज़रूरत है कि अगर आप इस खित्ते में एक ज़िम्मेदार कौम के तौर पर रहना चाहते हैं तो आपको आलमी कानून और सफारती तकाज़ों के मुताबिक एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपना बिहेवियर, तर्ज़ अमल तब्दील करना होगा और ये साबित करना होगा कि आप इस खित्ते में हम तरक्की खुशहाली के सफ़र में शामिल होना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप भारत के एक प्रॉक्सी के तौर पे दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का ज़रिया बने। एंड बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। एट द सेम टाइम फैसल, ये बात भी है इस वक्त भारत बिल्कुल आइसोलेट हो गया है। अफगानिस्तान को आई थिंक यहाँ से सबक लेना चाहिए कि क्या वो भी यही चाहते हैं कि अपने आप को आइसोलेट कर दें या फिर इंगेज करना चाहते हैं खित्ते के और ममालिक से अपनी तरक्की के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल, ये सवालात तो रहेंगे और ये हम सवालात उठाते भी रहेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर खुश आमदीद और शुक्रिया श्रीलंका। सीधी बात, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का जो दौरा ख़त्म करने का फ़ैसला था और उसके बाद लेके उस खबर को जो एक वबाल खड़ा हो रहा था, ख़ास तौर पे एक बार फिर हमारे द डियर नेबर्स के साथ, वो अब ख़त्म हो गया है और श्रीलंका ने पाकिस्तान में रुकने का बेहतरीन फैसला किया है। एंड वन मोर टाइम, दिस इज़ नॉट द वन टाइम, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा ख़त्म करने का फ़ैसला वापस लिया है।
पीसीबी की भरपूर यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान में अपना दौरा जारी रखने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से श्रीलंकन टीम के कुछ खिलाड़ी इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी एक्शन लिया, उनसे राबता किया, उनको यकीन दहानी कराई, सिक्योरिटी इकदाम मजीद सख्त करने का फैसला किया और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान से भी आगाह किया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया दैट दे वांट टू स्टे फॉर ऑल ऑफ द सीरीज। अंदर की खबर यह है कि 3 खिलाड़ी थे जो वापस जाना चाहते थे और अगर वो जाते तो फिर वो जो स्क्वाड था श्रीलंका का वो श्रिंक हो जाता, लेकिन उसके साथ भी चीज़ें चल सकती थी। बट अब कोई भी वापस नहीं जा रहा और टीम जो है मजमूई तौर पर सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान में ही मौजूद रहेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा वनडे मैच शेड्यूल था वो आज खेला जाना था, लेकिन अब वो आगे चला गया और 14 नवंबर को अब वो खेला जाएगा, जबकि जो तीसरा मैच था वो 15 के बजाय 16 नवंबर को होगा। तो जस्ट माइनर एडजस्टमेंट्स, और ये इसलिए भी हुआ है ताकि अगर कोई प्लेयर्स के इश्यूज मजीद हो तो जो आगे T20 सीरीज आ रही है वहां से पिक करके प्लेयर्स को अपने पूल में टाइम ले लेना यूं भी अच्छा था, क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं वो फिर रिजॉल्व हो जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है। वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी टिकट्स खरीद रखे थे उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा कि अच्छा अब उनको पता है कि मैच कल है तो आज वाले टिकट्स कल पे चले जाएंगे और जो परसों वाले टिकट्स थे वो एक दिन और यानी 16 तारीख पर चले जाएंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अली, आपको बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और एक अच्छी चीज़ ये हुई कि एक बार फिर श्रीलंका ने, और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्रीलंका वाज द टीम हु वाज एट द रिसीविंग एंड, और बहुत ही कमाल तरीके से मोहसिन नकवी ने भी इसमें अपना काम करके दिखाया है। और क्रिकेट श्रीलंका का हैट्स ऑफ टू देम। इसको कहते हैं ना कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जहाँ चाइना हमारा ब्रेदरन रहा है, वहीं पे क्रिकेटिंग लैंडस्केप में श्रीलंका हैज बीन वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन बाय पीसीबी चेयरमैन। यस, एब्सोल्युटली। मैं अगर हम यही एक्शन 2008 में ले लेते तो शायद हमारे मुल्क से इतनी क्रिकेट इतने अरसे तक खत्म ना होती। बट आई एम रियली प्राउड कि देर आए दुरुस्त आए। और मैं मोहसिन नकवी साहब के अलावा मैं इस बात की दाद क्रिकेट बोर्ड ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी देना चाहूंगा, बिकॉज द वे दे हैंडल सिचुएशन। जो 8 प्लेयर जाना चाह रहे थे वापस, उसके खिलाफ जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो मोहसिन नकवी साहब से बात करने के बाद जो अपने प्लेयर्स को यकीन दहानी कराई है, और एक तरीके से जो है वो उन्हें धमकी भी दी है कि देखें there is no tension or there is no life threatening situation as of in Pakistan, तो आप वहीं रुके, वरना फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और हम इसको एज बिल्कुल ही एज treacherous to the cricketing tour काउंट करेंगे। तो आई वुड से कि जहां मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जा रहा है और बिल्कुल जाना चाहिए, वहां आई थिंक हमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी एक काफी अच्छी खासी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसे वक्त में जहां एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, क्योंकि 2008 में भी आपको याद हो लाहौर में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ ही हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिकली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का हमारे साथ खड़े होना इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड एट द सेम टाइम फिर अगर ऐसा हो जाता, खुदा न खास्ता, द श्रीलंकन टीम हैड टू गो फ्रॉम हियर फॉर एनी इंस्टेंस, तो फिर हमारे लिए आगे जितनी भी सीरीज आ रही हैं वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाती। और फिर मेरे ख्याल में किसी भी टीम का आपके मुल्क से जाना एक जो वाइडर होराइजन में एक एम्बियंस क्रिएट कर देता है दूसरी टीमों के लिए, और फिर भारत को जितना मौका मिल जाता है उसके गिर्द प्रोपेगेंडा करने के लिए, वो भी ब्रेक करने में कामयाब हुए पीसीबी। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। और इसमें मैं छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि अगर गॉड फॉरबिड, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकते, तो अगर गॉड फॉरबिड ये 8 खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं एंड दे से कि वी वोंट प्ले एट ऑल, तो हम वो 8 प्लेयर्स को रिप्लेस करके देंगे और 8 प्लेयर्स आएंगे से दोबारा खेलने के लिए ये पूरी सीरीज और टूर कंप्लीट करने के लिए जो ट्राई नेशन सीरीज का टूर चल रहा है। So this is a very big thing, and yes, it would have created a very difficult situation for Pakistan. Recently ही अगर हम देखें तो 2-3 सालों से एक प्रॉपर क्रिकेट शुरू हुई है पाकिस्तान में। For whatever reason, मैं कहता हूँ कि एक छोटा सा रीजन ये भी है कि जो 18 प्लेयर्स हैं दूसरी मुल्क के, जैसे आप साउथ अफ्रीका की टीम की विजिट देख लें, उसमें कंप्लीट 18 नहीं थी। There were a few players from the B team as well. अगर आप दूसरे मुल्क की टीम्स देखें जो हमारे साथ खेलने आती हैं, वो अक्सर अपने बी टीम प्लेयर्स भेजती हैं, ऑस्ट्रेलियन। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको अभी भी एक तरीके से डर है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर इस बात पे ज्यादा बड़ा कोई
एक्शन लिया जाता तो आई थिंक इट वुड हैव टेकन डेकेड्स फॉर अस कि हम दोबारा पाकिस्तान में क्रिकेट लेकर आए। तो अली, आपने जो बात की बड़ी है, प्यारी तरीके से मैं इस पे ज़रा थोड़ा सा और इस पे बात करना चाहूँगा। आपने कहा कि क्योंकि ये वाले मामलात हुए थे पहले, तो इसीलिए टीम्स अपनी जो है वो ए टीम नहीं भेजती हैं। मैं चाहूँगा वो जो पाकिस्तान टीम के जो नाक़दीन हैं उनको ये बताइए कि इट इज़ नॉट जस्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसी खेल रहा है, अच्छी नहीं खेल रहा, हार रहा है, इसलिए टीम्स प्रेफर नहीं करती अपनी ए साइड भेजना। सिर्फ ये मसला नहीं है। हाँ ठीक है, शायद हम उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन एक ये भी मसला है द सिक्योरिटी थिंग, और इसमें भाई आप माने ना माने पड़ोसियों का हाथ है टू डीस्टेबलाइज आर हारमनी, टू डीस्टेबलाइज आर पीस, ताकि हमारी जो, क्योंकि क्रिकेट सॉफ्ट इमेज है ना बॉस अपना, तो उस सॉफ्ट इमेज को टार्निश करें और पाकिस्तान को बिल्कुल एलिनेट करें, तो ये सिक्योरिटी वाला इशू है। तभी लोग टीम्स जो है वो प्रेफर नहीं करती अपनी ए साइड भेजना। देखिए, इस बात को मैं इस तरीके से कहूंगा कि जितने अरसे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं रही, and I'm not pointing fingers, I'm just stating facts, उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क को हुआ है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस, एक एशिया कप, आई थिंक उन्होंने कंप्लीटली उसको रेन किया है, अपने मुल्क में करवाया है, एंड देव गॉटन, सबसे बड़ा फायदा उनको हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म होती है या जो टीम्स नहीं ए टीम्स अपनी लेकर आ रही फॉर मल्टीपल पर्पसेस, उसमें यस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो नहीं थे या नहीं होने चाहिए थे उसको काफी बड़ा बनाकर दिखाया गया। जैसे अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था फ्यू वीक्स अगो द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस विद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, लेकिन उस पे देखें कोई बहुत बड़ा किसी ने क्योंकि शोर नहीं मचाया, जो मैंने मेंशन भी किया था, तो इतना बड़ा कोई इंसिडेंट क्रिएट नहीं हुआ। दे प्लेड द गेम, वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीता एंड दे वेंट बैक। बट हमारे मामले में ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली जब हम हमारे मुल्क में कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस या इंसिडेंट क्रिएट हो जाते हैं या हो जाते हैं, तो उसमें फिर सबसे ज्यादा शोर जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क, बिल्कुल, और फाइनेंशियली फ्रॉम द क्रिकेटिंग साइड उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। लाइक आई मेंशन कि हमारे यहाँ क्रिकेट बंद होने के बाद 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान इंडिया शेयर्ड वर्ल्ड कप होना था, बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस एंड इंसिडेंट जो 2008 में हुआ, उसके बाद वो कंप्लीट वर्ल्ड कप इंडिया शिफ्ट हो गया, और उसका पूरा का पूरा भरपूर फायदा जो है हमारे पड़ोसी ममालिक ने उठाया, और उसके बाद उनकी क्रिकेट आप देख लें कि कहाँ से कहाँ चली गई। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल में एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया हैज़ ऑलवेज ट्राइड, और हमेशा उन्होंने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़ास तौर पर किसी तरह से ड्रेन किया जा सके, फाइनेंशियली हमें ड्रेन किया जा सके। तो उन्होंने ये भी कोशिश की कि पाकिस्तान में सीरीज़ ना हो, फिर ये कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ना हो, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जहाँ से पाकिस्तान अपना रेवेन्यू मज़ीद बढ़ा सकता था, उसको कट डाउन करने की कोशिश की। एंड देन अगैन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे तरह का कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होगा, बिकॉज दे आर द मोस्ट नियरेस्ट कंट्री हमारे साथ के, जहाँ अगर क्रिकेट हमारे पास नहीं हो रही तो वो सीरीज़ या वो कंप्लीटली टूर्नामेंट जो है वो उनके पास ट्रांसफ़र हो जाए। एब्सोल्युटली, जैसा कि मैंने अभी भी मेंशन किया कि 2008 से लेके ज्यादातर सीरीज जो है वो इंडिया के साथ खेली गई हैं, और इधर फिर मैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बीच में लेकर आऊंगा कि आज जो स्टैंड लिया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, दिस हैज बीन अ स्टेप अप। इनफैक्ट जो मैंने फर्स्ट न्यूज 2 घंटे पहले पढ़ी है वो टाइम्स ऑफ इंडिया पे रिलीज हुई थी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज टेकन अ स्टैंड कि वो अपने खिलाड़ी वापस नहीं बुलाएंगे, और अगर कोई खिलाड़ी जबरदस्ती नहीं खेलना चाहते तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। दिस वाज रिपोर्टेड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज पर्सनली आई थिंक कि वो इस चीज पे काउंट कर रहे थे कि शायद सीरीज कैंसिल हो जाए, जो कैंसिल नहीं हुई। और इधर डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है कि आज अगर वो हमारे साथ खड़े हुए तो देखा देखी में आई एम श्योर कि दुनिया के दूसरी क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी हो गया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो गया, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, आई एम प्रीटी श्योर वो खड़े होंगे। और देखते ही देखते आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ कि देखते ही देखते जो अभी हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना बना के जो बी टीम प्लेयर्स आ रहे हैं कुछ टीम में खेलने, आई एम प्रीटी श्योर देखते ही देखते ये ए टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। इफ यू मेंटेन दिस जो हमारा इस वक्त एक हमने जो एक अहद लिया हुआ है समझने क्रिकेट के वर्ल्ड के अंदर थ्रू मोहसिन नकवी साहब, अगर हम उसको मेंटेन करते हैं तो आई एम श्योर के मेजर इवेंट्स भी पाकिस्तान में होने शुरू हो जाएंगे, तो सिर्फ डेडिकेटेड टू पाकिस्तान होंगे, शेयरिंग पे नहीं होंगे। जैसे एक और एस्पेक्ट भी मेरे जहन में आ रहा है कि
कि कुछ मैचेस हुई या कुछ मैचेस। एब्सोल्युटली। एक और एस्पेक्ट भी मेरे जहन में आ रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई टेररिस्ट अटैक या सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में भी पै दर पै हमने देखे कि वाक़यात ऐसे हुए। अभी एक रीसेंट वाक़या हुआ है जिसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगा रहा है। दैट रेजेस अ क्वेश्चन कि आपके मुल्क में भी इक्वली ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं या लगभग आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। पाकिस्तान नेवर रेज अ क्वेश्चन अबाउट देम बीइंग एन अनसेफ नेशन फॉर एनी अदर कंट्री के वहाँ जाके क्रिकेट नहीं हो सकती, बट दे डू। तो इंटेंशन पता चलती है। और वहाँ पे साउथ अफ्रीका है ना अभी। हाँ, अभी साउथ अफ्रीकन टीम वहाँ है। तो फिर करें फिर इस पे कि जाएं जी साउथ अफ्रीका चली जाए। यही एक बेसिक मेरा पॉइंट है इस चीज के ऊपर। एक क्वेश्चन भी मैं रेज करना चाहता हूँ कि देखें, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आपके कहीं पे भी हो सकते हैं। जहां अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग भी हैं, एंड ऑब्वियसली डिस्टेबलाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रीज की चल रही होती है। अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जहां ये हो रहा होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस चीज को हैंडल कैसे करते हैं। गिवन द सिचुएशन इन 2008, गिवन द सिचुएशन राइट नाउ, हमने इस चीज को बड़ी बेहतरीन तरीके से हैंडल किया थ्रू मोहसिन नकवी साहब, और अब इसी चीज को आगे लेके चलना है। लाइक आई मेंशन कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज टेकन अ स्टैंड विद अस, एंड आई एम श्योर कि गिवन दैट आगे दूसरी टीम्स भी जब इसके साथ हमारे लिए स्टैंड लेंगी तो ऑब्वियसली हमारे फायदे में ये बात जाएगी। उसका एक की पॉइंट आपने खुद मेंशन किया, वो की पॉइंट ये है कि इंडिया में 2 दिन पहले सेम इंसिडेंट हुआ एंड साउथ अफ्रीकन टीम इज प्लेइंग देयर विदाउट एनी नोशन के यार हमारे साथ भी ये हो सकता है। ऑब्वियसली जब एक शहर में हुआ है तो दूसरे शहर में भी हो सकता है। अभी मैच खेला जाना था रावलपिंडी में, विच इज एन आवर और 2 अफार फ्रॉम इस्लामाबाद, बट जो इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ उसकी वेव्स, शॉक वेव्स जो है वो रावलपिंडी तक आई है। दैट्स व्हाई देयर हैज बीन अ डिले और कंसर्न पैदा हुआ है। सेम चीज इंडिया में हो सकती है, बट इट्स हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन, उस चीज पे डिपेंड करता है। एंड आई थिंक दिस सिचुएशन वाज हैंडल्ड ब्रिलियंटली बाय मोहसिन नकवी साहब। और ऑब्वियसली अगर हम शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और एक और चीज़ भी ये है कि कल ईडन गार्डन में मैच होने जा रहा है। आई मीन लाइक वो उस मैच के ऊपर जब कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो पाकिस्तान में होने वाले मैच के ऊपर क्वेश्चन क्यों हो? तो डेफिनेटली ये जो मीडिया प्रोपेगेंडा है इंडिया की तरफ से, ये वो है जिसकी वजह से एक दहशत फैलाने की, टेरर क्रिएट करने की, थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एब्सोल्युटली। चलिए जी, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। बात फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। इससे पहले कि हम आगे जाएं, कुछ मईशत की बात हो जाए शादी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फ्रॉम स्टॉक मार्केट। और मार्केट में अच्छी खबर ये आ रही है कि इसमें तेज़ी का रुझान है एंड एट द सेम टाइम 1800 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है विच इज़ अ गुड स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द वीक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1800 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद अमान साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कफील, बताइए। देखिए फैसल, अगर हम बात कर लें मार्केट की तो मार्केट सेंटिमेंट जो कि कल भी पॉजिटिव था और आज भी मार्केट में जो है वो पॉजिटिविटी का रुझान है। अगर हम बात कर लें मार्केट तकरीबन 1900 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया था मार्केट, और तकरीबन 1,60,300 के लेवल तक मार्केट गई थी। तो हम जो करंट इंडेक्स है इस वक्त वो तकरीबन 16 से 1800 पॉइंट का इजाफा मार्केट के अंदर और 1,59,800 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर हम बात कर लें गुज़िश्ता तकरीबन 2-2.5 महीने की, तो मार्केट से तकरीबन अगर हम बात कर लें 13,000 पॉइंट मार्केट से ड्रेन हो गए थे और जो ओवरऑल सूरत हाल थी इकॉनमी की उसके बाद हम और अब जो 3 से 4 से 5 रोज़ के अंदर जो सप्लाई से तरमीम थी उसके बाद थोड़े बहुत खदशात थे अपना सरमायाकारों के, तहम वो अब वो मंजूर होने के बाद अब एक मरतबा फिर मार्केट में जो है वो पॉजिटिव जो है वो रुझान है। और अगर हम बात जो है वो सेंटिमेंट, हम अब एक बार फिर सेंटिमेंट पॉजिटिव है और माहिरीन का यही ख्याल है कि मार्केट अब यहाँ से जो है वो इजाफा होना शुरू होगा और मार्केट में आज तकरीबन 1900 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और मार्केट जो है वो 1,60,000 पे ट्रेड कर रही है। बहुत शुक्रिया कफील, आप हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करंट इंडेक्स के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब जरा मईशत के मौसम से चलते हैं, असली मौसम की तरफ चलते हैं। और मुल्क भर में स्मॉग की जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर पंजाब के मैदानी इलाकों में वो इस वक्त काफ़ी ख़तरनाक बनी हुई है। कसूर की अगर बात की जाए सादिया, तो यहाँ पे स्मॉग में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी है और दिन ब दिन यहाँ पे लोग जो हैं वो
मुश्किलात का शिकार होते आसिफ चले जा रहे हैं। जावेद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे कि यहाँ कसूर में बीमारियों की क्या सूरत हाल है, इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बता रहा है, बताइएगा आसिफ, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कसूर के अंदर स्मोक के हवाले से अगर बात की जाए तो कसूर के अंदर दिन ब दिन स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। स्मोक में जो इजाफे की वजह है वो फ़ज़ाई आलूदगी है। कसूर के अंदर दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने की वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है। जो ये भट्टे हैं जो जिग जैग के बगैर चल रहे हैं, इनको कंट्रोल किया जाए और इसके अलावा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और इसके अलावा जो ये ट्रालियाँ हैं जो ये जब मेन रोड से गुजरती हैं तो इनसे जो मट्टी गिरती है उसकी वजह से भी स्मोक पैदा होती है। टिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि स्मोक से बचने के लिए सफर के दौरान हमें ऐनक का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं। इनका ये भी कहना है कि जब डस्ट की वजह से स्मोक पैदा होती है और अगर हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे, ऐनक का इस्तेमाल करेंगे तो जिसकी वजह से गले का मर्ज बहुत ज़्यादा जन्म ले रहा है और इसके अलावा सांस के मर्ज में भी इजाफा हो रहा है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करना चाहिए। और ट्रैफिक माहिरीन को चाहिए कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां इनको बंद करना चाहिए ताकि जो स्मोक में कमी आ सके। और इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्मोक पैदा करने वाले जो भी अनासर हैं उनके खिलाफ फील्ड फॉर एक्शन लेना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। अब जरा ओकाड़ा का रुख कर लें तो यहाँ भी माहौलियाती मसाइल बढ़ रहे हैं क्योंकि स्मॉग है, दूसरी तरफ खुश्क सर्दी और ये दोनों कंबाइन। राव नदीम और नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सर्दी और स्मॉग दोनों जो है बड़ा डेडली हो जाता है, वायरल इससे और तेज़ी से फैल रहे हैं, अस्पतालों में भी रश नज़र आ रहा है। राव नदीम बताइएगा क्या सूरत हाल है अस्पतालों की और वैसे भी बीमारियों का क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, ओकाड़ा उसके जो मैदानी इलाके इस वक्त स्मोक की लपेट में। बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत के साथ साथ स्मोक जो है वो इंसानी सेहत पर असरअंदाज हो रही है। मुख्तलिफ किस्म के अमराज फैले हैं। खुश्क सर्दी के बाइस कान और गले के जो अमराज हैं उनमें जो इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सांस की जो अमराज है उसमें भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है एक शहरी, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइएगा जी स्मोक की वजह से क्या जो अमराज हैं फैल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, क्या एहतियाती तदबीर आपको अपनानी चाहिए? सर मैं इसमें ये कहता हूँ कि आँखों का मसला है, जलन वगैरह हो रही है आँखों में और सांस का मसला बन रहा है, फेफड़ों में जाती है। इसका आवाम को चाहिए कि गुरेज करें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, गर्म मदबूसात का इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए और माहिरीन का मुताबिक जो है वो मास्क का इस्तेमाल करे और इसके साथ साथ गैर जरूरी सफ़र जो उससे भी गुरेज किया जाए ताकि इसके जो इफेक्ट्स से बचा जा सके। जबकि महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में हमने पाकिस्तान के मौसम की तो बात कर ली जो कि इतना अच्छा नहीं है, तो मैं अब आपको बगैर टिकट बगैर वीज़ा के सीधा कनाडा लेके चलता हूँ और वहाँ के अच्छे मौसम की तरफ आप लोगों की तवज्जो मबज़ूल आई थिंक उसके साथ भी डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, बीमारियाँ और परेशानियाँ वो सारी आती हैं बिकॉज कनाडा और इस तरह के ममालिक में रहने वाले लोग परेशान रहते हैं कि इतनी बर्फबारी हो गई कि उनकी ज़िंदगी जो है वो मुंजमद हो गई है। तो इफ़ यू स्टिल वांट टू टेक मी टू एनी कंट्री, यस फील फ्री। तो अज़मत मुजीब हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कनाडा से, जहाँ पे हो रही है बर्फ़बारी, जिससे ट्रैफिक और बाकी मामला तो थोड़े से परेशानी है, लेकिन बर्फ़बारी तो खैर बर्फ़बारी। अज़मत मुजीब, ओवर टू यू। यस जी, कनाडा में बर्फ़बारी का आगाज़ हो गया है और मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी हो चुकी है। तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर बर्फ़बारी गिरी है जो कि कनाडा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 1987 में नवंबर के महीने में ही 10 से 12 सेंटीमीटर बर्फ़बारी हुई थी और उसके बाद इस साल नवंबर में हुई है। बर्फ़बारी के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और तकरीबन दर्जा हरारत -10 से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। सर्दी के आते ही लोगों ने अपनी जैकेटें निकाल ली हैं और गर्म चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। साथ साथ लोगों ने घरों में अपने फायरवर्क जला दिए हैं और आग जला के सर्दी से महसूस हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है और देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक जारी रहता है और कितनी बर्फबारी और पड़ती है। अज़मत, हम आपके पीछे भी देख सकते हैं इन योर बैकग्राउंड और आपके ऊपर भी देख सकते हैं and I'm sure you need to keep yourself safe and warm, so get inside after this and keep yourself safe. Meanwhile, हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, वेलकम बैक। एंड आज कौन सा दिन मनाया जा रहा है जनाब? रोजाना जनाब तो एक आज दिन वर्ल्ड होता है। काइंडनेस डे मनाया जा रहा है। अच्छा। आम जबान में हम ये कह सकते हैं कि मेहरबानी करने का दिन, किसी के साथ भलाई करने का दिन, अच्छाई करने का दिन मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो याद दिलाता है कि ज़रा सी नरमी, एक मुस्कुराहट या किसी के दुख को सुन लेना भी इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। बिल्कुल, और हम कहते हैं कि जी चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, आई वांट टू से काइंडनेस स्टार्ट्स फ्रॉम होम। मेहरबानी का ये दिन इस पैगाम के साथ मनाया जाता है कि मोहब्बत, बर्दाश्त और खैर ख्वाही ही वो जज्बे हैं जो नफरत, गुस्से और तकसीम के अंधेरों को मिटा सकते हैं। अब पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस दिन के मौके पर तकरीबात, आगाही मुहिमात और इंसानी भलाई के मंसूबे जारी। तो आइए आज के दिन की सिर्फ बात नहीं बल्कि इस अमल का भी आज़म करें कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट अगर ले आए हम तो वही करने की। हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जलेवाला भाई। उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम। और मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि उमैर भाई जो हैं वो हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे के एम्बेसडर, क्योंकि जब भी उमैर भाई से बात होती है, अभी हमारा फ्रेम कट होगा तो वो मुस्कुरा रहे होंगे, मुझे 100% आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हाँ, एम आई ऑडिबल नाउ? बहुत तारीफ की है आजकल- उमैर, आपकी बहुत तारीफ की है फैसल ने। इफ यू कैन हेयर मी, उन्होंने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि आप एम्बेसडर हैं काइंडनेस के, क्योंकि जब भी हम आपको टेलीविजन पर अपने साथ लेते हैं तो आप हमेशा मुस्कुरा रहे होते हैं एंड इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव यू ऑन स्क्रीन। अच्छा, विद थैंक दैट, यू। और हाँ जी 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 मैं मुस्कुराना चाहिए ताकि आप खुश रहे। हाँ, एंड दे से ना कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं मुस्कुराने से एंड इट एक्चुअली मल्टीप्लाइज योर हैप्पीनेस। लेकिन ये तो एक इनर चीज़ है जिसको हम गुडनेस कह सकते हैं। काइंडनेस इज़ व्हेन यू प्रैक्टिस योर गुडनेस, ना हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, ये एक आम चीज़ है। पाकिस्तान, मतलब हमारे माशरे में हम तो कई बार ऐसा होता है कि नेकी इतनी ज़्यादा कर रहे होते हैं कि बाद में ये हमें एहसास होने लगता है कि शायद हम गलत तो नहीं कर रहे थे। तो हमारा एक ट्रांजिशन हुआ है। हमने ये सीखा है कि पहले बहुत मदद करने वाले लोग अब ज़रा कटे कटे से रहते हैं, अब हर किसी के मसले में बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो क्या एज अ सोसाइटी हमारा रवैया टुवर्ड्स बीइंग नाइस टू अदर पीपल चेंज हुआ? जी, मैं ये काफी सुन रहा हूँ, आज के दिन के हवाले से भी ये बात चल रही है। अब मैं इत्तेफाक नहीं करता। मुझे लगता है कि अंदाज तब्दील होते हैं। हमारे पास हाथों में फोन आ गया, टेक्नोलॉजी है, हमें अपना कंट्रीब्यूशन, काइंडनेस, लोगों को मिलाने के बेशुमार और तरीके मिल गए, लेकिन साथ साथ कुछ पोलराइजेशंस भी बढ़ गई। तो कुछ आवाज़ें जो वैसे हम अवामी नहीं सुनते थे, हर जगह नहीं होती थी, अब क्योंकि वो ज़्यादा दिखाई सुनाई देती हैं हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, तो हमें लगता है कि ये मिजाज बन गया है। लेकिन नहीं, माशरे नहीं चलते, अच्छे ख़ानदान नहीं चलते, घर बार नहीं चलते बग़ैर नरम रवैयों के, और हम बहुत जाने जाते हैं उसके लिए। और मुझे यकीन है कि हम अभी भी बहुत ज़्यादा काइंड कौम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। व्हेन इट कम्स टू आवर सिटी बेसिकली, और उसके बेशुमार और तरीके हैं हाँ। जो कि जिससे हम वो दिखाते हैं। जी, जब बात आती है शहर कराची की तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस है। वेल, दैट्स वन एस्पेक्ट उमैर, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, और वो ये कि बहुत से लोग काइंड एटीट्यूड को, काइंडनेस को बहुत लाइट लेते हैं। वो समझते हैं कि अरे ये तो एक आसान आदमी है, इसके ऊपर से रोल ओवर करते निकल जाओ। तो ना सिर्फ उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी काइंडनेस, बल्कि दूसरों को की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई आपसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, मुस्कुरा कर बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप उसके साथ जो चाहें कर दें। समझ आई कि नरम होना कमजोरी की अलामत भी समझा जाता है कुछ हवालों से, और लोग इसलिए भी नहीं होते कि लोग आपको कमजोर लेंगे। लेकिन हमारा दीन इसमें बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल दूसरी राय देता है कि तुम्हारे इख्तियार में हो कि तुम बजा दो, तुम्हारे इख्तियार में हो कि तुम गिरा दो, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम खामोश हो जाओ, तुम छोड़ दो, तुम हुस्न अखलाक दिखाओ। और मुझे तो बार बार ये ताकीद की गई कि हमारा रवैया ऐसा हो कि सामने वाला कहे सुभान अल्लाह, हम अपने बनाने वाले की रहमानियत का थोड़ा सा अक्स दिखा सके अपने अंदाज में, अपनी मंतक को छोड़ दें, उस फड्डे को जाने दें, उस वक्ती पॉइंट स्कोरिंग को। तो हमारा दीन तो इसके बारे में बिल्कुल हमें मुख्तलिफ एडवाइस देता है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचें कि कौन लोग हैं ज़िंदगी में, वो नहीं जो छा गए जिन्होंने बहुत कमा लिया, कौन लोग हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं,
तो यकीनन उस लिस्ट में ऐसे लोग होंगे जो हुस्न इखलाक से पेश आते हैं। यकीनन उस लिस्ट में आप ऐसे लोगों की बात करेंगे जो आम लोगों से, उन लोगों से जो कि वो कुछ नहीं दे सकते उनको, उनसे इज्जत से पेश आते हैं, उनके लिए इंतजामात करते हैं। तो मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से कि लोग आपको कमजोर लेंगे, शायद वक्ती तौर पे लें, लेकिन हकीकी तौर पे आप जीत जाएंगे। और ये बात है। अच्छा, और ऐसा रवैया ना सिर्फ आपके लिए, दूसरों के लिए होता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग दूसरों के साथ काइंड होते हैं वो अपने लिए बहुत अच्छाई करते हैं, और जो दूसरों के साथ काइंड नहीं होते वो अपने लिए बहुत नुकसान कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी, दो एस्पेक्ट हैं जो इस वक्त जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। They say कि you need to draw a line between being kind to people and at the same time crossing the, कभी-कभी हम इतने kind हो जाते हैं लोगों के साथ कि हम उनकी पर्सनल स्पेस इन्वेड करना शुरू करते हैं। एक तो ये भी हो जाता है। कभी-कभी हम इतने ज़्यादा काइंड हो जाते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम अपनी ज़ात को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और हम खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसके साथ ही जो है बहा रहे हैं। थर्ड चीज़ ये होती है कि हम तब तक तो बहुत काइंड होते हैं जब तक हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, हम बड़े हम्बल इंसान होते हैं, लेकिन फिर आ जाती है हमारे पास कभी पावर, जैसे बीइंग द हेड ऑफ अ फैमिली, बीइंग अ बॉस समवेयर, जब समथिंग लाइक दिस, और फिर हमारी काइंडनेस जो है वो हमारी रूडनेस में तब्दील हो जाती है। तो आप कभी काइंड थी नहीं, आप ड्रामा लगा रही थी। का कॉल है कि पावर डजंट चेंज पीपल, इट रिवील्स हू दे आर। ताकत बदलती नहीं है लोगों को, ताकत उनका असल चेहरा दिखाती है। तो असल चेहरा नजर आ गया, उस वक्त तक ड्रामा चल रहा था। आपकी बात दुरुस्त है। देखें, बाउंड्री तो हम हर चीज में, ज्यादती जो है वो उसका नुकसान भी होता है। तो जहां नरम रवैया बहुत ज्यादा अगर हो जाए अवामी तौर पे, मिसाल के तौर पे, तो बहुत सारी आबादी के हिस्से ऐसे हैं जो कि फिर काम नहीं करते, क्योंकि रहमदिल लोग हैं, वो उनका ख्याल रखते हैं, दस्तरखान लगा देते हैं, मुश्किल वक्तों में आ जाते हैं, तो फिर उनकी अपनी चाहत जो है और अपना जो काम करने का जज्बा है वो कम हो जाता है। टाइम हम इतना नरम भी हो जाते हैं कि हम दूसरे को भी ये एहसास नहीं होने देते कि वो पूरा इंसान है, अपने फैसले कर सकता है और अमल कर सकता है। जो आपने एक और इशारतन बात की, बड़ी अहम है कि जब आप काइंड होते हैं तो एट टाइम्स आप लूज भी कर जाते हैं, और उसमें आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि कहीं तो मैंने आपसे कहना है कि आप दुरुस्त नहीं कर रही, कहीं मैंने अपने आप के साथ भी काइंड होना है, और अपनी नरमी में हर मुश्किल वक्त में और हर वाइलेशन पे तो मैं नरम नहीं हो सकता। हर चीज पे अगर मैं जाने दो कह दूं तो मैं बहुत सारी चीजें जाने दूंगा, और मेरी अपनी प्रायोरिटीज, वैल्यूज क्या होंगी। यहाँ मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि देखें, आप किसी को कोई भी बात कहें, उसका अंदाज काइंड या अनकाइंड होता है। अल्फाज आप जरूर वो मुंतखब करें जो कि सामने वाले को सुनने चाहिए, उसको एहसास जो होना चाहिए, बाउंड्री, उसको जो तवक्को है उससे वो पूरी करे, लेकिन आपका अंदाज तो हमेशा उसमें काइंड हो सकता है। आप मुश्किल से मुश्किल बात भी नरम अंदाज में, और नबियों का ये अंदाज था। नबियों की बातें आसान नहीं थी माशरे के लिए, बिल्कुल मुश्किल बातें भी थी, लेकिन रवैया और उसको दूसरों तक पहुंचाने का अंदाज और दिल जीतने का अंदाज बहुत नरम था। तो ये दोनों चीजें साथ मुमकिन है कि आप बाउंड्री भी बनाएं और आप नरम अंदाज में बनाएं। मैं आपको कह सकता हूँ ना करो ऐसे, मैं कह सकता हूँ प्लीज इसको हम ऐसे देख लेते हैं। तो ये आपके रवैये और अंदाज की बात है। और जो सॉफ्ट होते हैं और जो दिल नहीं तोड़ते, वो एक अलग तरह की एक्टिविटी जमाते हैं। आप जानती है ना कि लोग नहीं भूलते मुश्किल बातें, वो बातें जो कि आपने उनको अपने जोन में कह दी, उनको जिंदगी भर याद रहती हैं, और लोग नहीं भूलते आपके शफकत का रवैया। तो जरूर कॉन्शियस हो, लेकिन अपनी बात कहने से घबराएं ना, उसका अंदाज नरम रखें। और दूसरा ये कि इतने नरम ना हो जाएं कि सामने वाले को जिन चीजों पे खड़ा होने की जरूरत है वो ना हो सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। कोई स्वालो कर ले और चबाए भी नहीं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। साथ मुझे याद आ रहा है कि वर्ल्ड काइंडनेस डे है, तो इस मौके पे मेरी जो को एंकर हैं वो काइंडनेस दिखाते हुए आज पूरी टीम के लिए केक मंगाएंगी। विद दैट मैं एक और चीज़, अगर देखिए काइंडनेस की बात है ही तो केक इज अनहेल्दी है जी, टू मच शुगर, तो फिर हमारी को एंकर जो हैं वो आज के मौके पे जो है वो डाइट गुलाब जामुन मंगाएंगी। वैसे कहा ही जाता है कि शादी का जो लड्डू है, अब मीठे की बात चल ही पड़ी है, तो शादी का लड्डू खाए भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, इसके बावजूद सब के सब ये खाना चाहते हैं। और अक्सर मर्द तो ऐसे हैं
जो बार बार ये लड्डू खाना चाहते हैं। वर्ल्ड काइंडनेस डे के मौके पे दूसरी शादी की गुफ्तगू हो रही है और वो एक ऐसा मौजू जो अक्सर बातों का महवर बनता है। गैलप सर्वे ने इसे आदादोशुमार में बदल दिया है। सादिया साहिबा, मैं आपको बताऊं अगर तो हालिया सर्वे के मुताबिक 40% लोग हैं जो दूसरी शादी के हक में है, 60% ने इसकी मुखालफत की है। तो 40-60 के हिसाब से ये तो लूज हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं फैसल, यू हैव टू टेल मी दिस कि कितने % लोग हैं जिसमें मर्द हजरात हैं जो चाहते हैं कि दूसरी शादी हो जानी चाहिए, और इसमें खवातीन कितनी है जो चाहते हैं? अच्छा, मर्दों दूसरी शादी की हिमायत ज़्यादा थी। ये मर्द जो हैं ऑब्वियसली 50% मर्द इसके हक में। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और आप मुझे फंसाएं नहीं। खवातीन में जो ये शरह है ना, वो सिर्फ 30% रही है जो कहते हैं भाई दूसरी शादी होनी चाहिए। सबको मालूम है कि दोनों बीवियों के साथ इंसाफ करना आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सर्वे में 72% ने मुनसिफाना सलूक मुश्किल या नामुमकिन भी करार दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दूसरी शादी के हवाले से क्या कोई परसेंटेज सामने आ रही है? कितने % मर्द है जो खातीन की इजाज़त के बगैर भी शादी कर लेंगे? क्या मामला है ज़रा ये भी बताएं। 39% तो ये कहते हैं कि अगर बच्चे ना हो तो दूसरी शादी की जा सकती है। 15% ने मुनसिफाना सलूक की सलाहियत पर जोर दिया है। सिर्फ 10% जो है वो पहली बीवी की इजाज़त को लाजमी करार देते हैं। मतलब यूँ लगता है कि पाकिस्तान में दूसरी शादी करना इतना इम्पोर्टेंट है मर्दों के लिए that they want to keep talking about, keep debating, keep convincing the women कि जी ठीक है। keep convincing कहाँ, सिर्फ 10% कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, आगे 90% कह रहे हैं कि ऐसे ही करके बता देंगे। कन्विंस करने के भी मामला नहीं है यहाँ पर। कैसी हो? मैंने दूसरी कर ली है। इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। बहुत खूबसूरत, absolutely so beautiful, beautiful voice and wonderful melody. आज हमारे साथ शुक्रिया कमोरा और लिबोई मौजूद हैं। दे आर बोथ फ्रॉम केन्या और जो कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी जिसमें पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है, द होल वर्ल्ड इज ओवर देयर। सो हमारे दोस्त, our brothers and sisters from Kenya are also from here. So Kamora and Liboy, assalamu alaikum. Welcome salam. There you go. One of the most wonderful things to know about both of you is that you understand bit of Urdu. I think a lot of common phrases that you really. मेरा नाम Kamora. I think understanding is not really accurate. Yeah, but we speak a little bit. Is it your first visit, Kamora, to Pakistan? Yeah, first time.
First time. Even in Asia, first time. In Asia, first time. Oh, and how is the experience so far? Amazing. The people are so lovely. I love the food here. The vibe here is very friendly. The energy, people are so warm and kind and welcoming to us. And like every street we go to, also there's like, can we take a selfie? But you know, we have space for everyone. Wonderful. अच्छा, कमोरा और लबोई ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग इतने पुरजोश हैं, हमसे सेल्फी लेना चाहते हैं, यहाँ के खाने उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं और यहाँ का जो वार्म एटीट्यूड है लोगों का उन्हें वेलकम करने का, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। One good thing जो मुझे इस वक्त लग रही है, लिबोई is wearing her Kenyan traditional scarf on her head and the traditional Ajrak Pakistani. So she's a Kenyan right now and she's a Sindhi as well. Yes. Right? What do you have in your hand? What is this? So this is an instrument called kalimba. Kalimba. It's made of wood and then the metallic tines, and this is how it sounds. So good. Yeah. This instrument is like, healing. Very healing actually. It was used in healing ceremonies, spiritual ceremonies. There's a community that actually would walk from one point to the other when they were displaced, but they would walk playing this and crying and, you know, airing out their struggles. Yeah. Okay, so can we hear some part of it? लिबोई ये कह रही हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनके पास कलिम्बा, वो एक कम्युनिटी जो डिस्प्लेस हुई थी एक जगह से दूसरी जगह, उसको जाना पड़ा था और वो जब जा रहे थे तो वो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए जा रहे थे ताकि वो जो माइग्रेट कर रहे हैं उनको वो जो दर्द है उनका घर छोड़ने का वो आहिस्ता आहिस्ता मंदमिल होता रहे। तो can you heal us please? And can I ask you one more thing? Have you ever, both of you, jammed together with guitar and kalimba? Yeah. Of course. Can we hear that right now? That would be beautiful. So beautiful. सांसों की माला पे सिमरू मैं पीता ना, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राह। सांसों की माला पे सिमरू मैं पीता ना। That was a hit. The flower was a hit. That was so amazing and healing also. It was it? You came just came in so nicely, man. Yeah, it did. Wow. So that pretty much went with the vibe of all of this. Exactly. Okay, how's the experience of performing in Arts Council? How's the vibe over there? The vibe there is just one word, just colorful. There's so many people there from all over the world. They bring in their cultures there. They bring in the vibe there.
The people there are so warm and very, very attentive to us. They are receiving us so well. And it's also really nice because we get to interact with artists from Pakistan and as well. Other countries as well. And I think that's the point of this World Culture Festival. It's bringing different cultures together and just making us realize that we're actually the same. Like our cultures might be different, but we're just the same people. We're just people. Yeah. We're people. We're people. It's very interesting. We haven't performed yet. We are performing on the 15th. All right. And we will also be playing with artists from Pakistan. All right. All the best, Napoli, and Kumura to you for your performances, upcoming performances. And I'm sure you've obviously gelled in with a lot of people, and there is a lot to take from Pakistan. Yes, a lot, definitely. One more time. It was very happy and very wonderful to see you on the show. Thank you so much. Shukriya, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और हम टैलेंट की बात तो कर ही रहे होते हैं, और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, और पाकिस्तान में टैलेंट को वेलकम करने की जो एक जहद है उसकी भी बिल्कुल कमी नहीं है। एब्सोल्युटली। अब जरा थल जी रैली की बात करें, मर्द ड्राइवर्स हैं तो रफ्तार के जौहर दिखाए, खातीन रेसर्स ने भी सबको किया हैरान। खातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने एक बार फिर मैदान मार लिया। लगी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाली ये बाहिम्मत ड्राइवर गुज़िश्ता साल भी फाते रही थी और इस बार भी मुश्किल तरीन ट्रैक को अबूर करते हुए सबसे आगे निकल गई। तो सलमा मरवत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस पहले तो, और बहुत बहुत मुबारक विनिंग ऑन फॉर द विनिंग। हाउ इज़ द फीलिंग आफ्टर विनिंग दिस रैली? जी अस्सलाम वालेकुम। फीलिंग तो हमेशा बहुत अच्छी रहती है कि इतने टफ ट्रैक को, और मुझे इस बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब आप ट्रॉफ़ी लेके घर आते हैं तो उसके एक अलग ही फीलिंग होती है, खुशी होती है। डिफरेंट ट्रैक्स की अपनी एक खासियत होती है, और मेरे ख्याल में प्रोज एंड कॉन्स और चैलेंजेस भी होते हैं। सलमा, जब हम थल की बात करते हैं, एक तो ये कि सबसे ज़्यादा आप पर्सनली क्या एंजॉय करती हैं इस कैटेगरी में, ख़ास तौर पर इस ट्रैक के ऊपर रेस करने में? मैं बेसिकली आई एम पठान, लेकिन मैं थल को कहती हूँ कि ये मेरा होम ग्राउंड है। वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर मुझे ना बहुत अट्रैक्ट करता है। और जहाँ तक ट्रैक की बात है, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। ट्रैक के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये काफ़ी चैलेंजिंग और मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक है हमारे पाकिस्तान में जितने भी ट्रैक्स हैं। मैं प्रिपेयर्ड कैटेगरी में हूँ, और मेरी गाड़ी जो है वो प्रिपेयर्ड बिल्ट है, तो वो उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, और ये ट्रैक काफ़ी नैरो है, और इसमें जो है आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा मुझे चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज ट्रैक पे मिलती है, मैं एंजॉय करती हूँ ट्रैक को। सलमा, सिर्फ एक ये थल ट्रैक नहीं बल्कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद ज़बरदस्त ट्रैक्स, राइट फ्रॉम गडानी टू थल टू गवादर और टू सफरंगा। कौन सा ट्रैक आपका जिसको कहें कि एज अ रेसर चैलेंजिंग है, और उसको फतह करना आपके लिए खुशी का बायस होता है? देखिए, मैं ये कहूँगी हर ट्रैक की जो है वो अपनी एक खासियत रखता है। हर ट्रैक डिफरेंट है, हर ट्रैक चैलेंजिंग है। और रेस में इन डेजर्ट ये जो हम रैलीज करते हैं, इसमें आपको काफ़ी सरप्राइजेस मिलते हैं। आप अगर 4-5 दिन की प्रैक्टिस और रैकी भी करके जाते हैं, ऑन रेस डे वो ट्रैक बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो अगर मैं ये कहूँगी ना कि स्पेसिफिकली किसी एक को, लेकिन सबसे जो ज़्यादा चैलेंजिंग जिसको मैं कहती हूँ वो थल ही है, लाइक मुल्तान का। राइट, हाउ फार हैव वी कम सलमा, जब से हमने देखा कि पहले हमारे पाकिस्तान में रेसिंग उस तरह से नहीं होती थी, कार रेसिंग हम उस तरह से नहीं देखते थे, फिर हैवी व्हीकल की रेसिंग, उसमें फिर मर्दों का इंक्लूजन ज़्यादा हो जाना, वी हैव मोर रेसर्स नाउ, और फिर उसमें अब ख़वातीन का इंक्लूजन हो गया है। बट स्टिल आपको पर्सनली क्या लगता है एज अ रेसर, हाउ फार हैव वी कम? आ चुके हैं, बट अगर आप ये देखें कि मेल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर देखें फीमेल नहीं है, तो मैं कहूँगी कि लड़कियों को आना चाहिए। लेकिन पहले से ज़्यादा जो है मैं देख रही हूँ कि पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है मेल की, लेकिन और ज़्यादा इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अब तो इवन आपको पता है हमारी ड्रैग रेसिंग, हेड टू हेड, बाकी रेसेस भी स्टार्ट हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आगे तो हम आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं एज ए फीमेल बात करूँ तो हमारे पास रेसर्स जो हैं वो नहीं आती आगे। बस 2-3, 4-5 इस तरह आ जाती है। सलमा, इसमें फाइनेंशियली कितना ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है? बिकॉज अक्रॉस द वर्ल्ड हमें ये पता है ड्राइवर को एक अच्छा ड्राइवर होना पड़ता है, यहाँ पर एट टाइम्स आपके पास अपनी गाड़ी भी होनी पड़ती है, बिकॉज आपके पास स्पॉन्सर्ड व्हीकल होगा नहीं होगा, सो ये सारे चैलेंजेस भी तो है ना।
जी, बिल्कुल। ये मैं हर जगह ये बात करती हूँ कि हमारे पास टैलेंट हर फील्ड में है, इसी तरह रेसिंग में भी है। मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था और ये काफ़ी मैं कहूँगी पाकिस्तान का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, मोटर स्पोर्ट्स जो है। तो स्पॉन्सर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर्स को, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सिर्फ फीमेल कैटेगरी पे थोड़ा-सा अगर ध्यान देना शुरू कर दें और स्पॉन्सर्स करें लड़कियों को, तो मेरे ख़्याल से आना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि जितना हमारा सिर्फ एक गाड़ी पे खर्चा आता है, फिर एक रैली पे आता है, तो वो एक लड़की खुद अकेले जो है मेरे ख्याल से वो उसको नहीं कर सकती है। राइट अच्छा, व्हाट डज इट टेक्स पाकिस्तान के अब वो इंटरनेशनल इवेंट्स में भी ज़रा झंडे गाड़ें, डकार रैली एंड ऑल दैट, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? लाइक हमारे पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त सर्किट है। आई नो ईरानियंस आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, हम इंटरनेशनल सर्किट पे जाने के लिए कितना तैयार हैं? जी, मेरी तो पार्टिसिपेट करूं और पाकिस्तान का झंडा लेकर जाऊं, एक नाम के साथ मैं जाऊं। बाहर का जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि उसके लिए भी आपको अच्छा खासा बजट चाहिए। लाइक अगर आपने बाहर भी जाना है और पार्टिसिपेट करना है, यू नीड अ बजट। तो मैं तो ट्राई कर रही हूँ, इंशाल्लाह सून जो है मैं आपको इंटरनेशनली किसी ना किसी रेस में आपको नज़र आऊँगी। क्योंकि अगर आप देखें कि कोई भी मेरे अलावा मैं कहती हूँ हर जितने 100-150 जितने भी हमारे पाकिस्तान के रेसर्स हैं, उन सबका दिल होगा और वो बहुत टैलेंटेड हैं कि वो जाएं, लेकिन रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि वो बाहर जाएं और परफॉर्म करके आएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडल और बहुत बहुत मुबारक आपको जीत के लिए। तो जनाब, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त देने का वक्त हो चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।